हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टुडे इज अनदर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। यानी कि जो भी आप सपने देख रहे हैं, जो जैसा भी आप अपना जीवन चाहते हैं, वैसा जीवन बनाने का आज आपके पास में एक और मौका है। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आप ये अगर सोचें कि भाई आज मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है अपना एक नया दिन बनाने की, अपनी एक नई लाइफ बनाने की, तो आपको जरूर उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The Reserve Bank of India has pegged। अब पेड का मतलब होता है कहीं पे चिन्हित करना, किसी मार्किंग पे लेकर आना। तो आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल क्या करता है, वो एक अनुमान लगाता है कि भाई इस साल की ग्रोथ इतनी रहने की आशंका है, जीडीपी इतने रहने के चांसेस हैं, है ना। तो वो जो एक्सपेक्टेशन होता है उसका अनुमान लगाने को क्या बोलेंगे, पेग करना। तो उन्होंने इस बार के लिए क्या पेग किया है, द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 7.2% दिस ईयर, कि इस साल जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है 7.2% की दर से वो बढ़ेगी। मीडियम टर्म फोरकास्ट, मीडियम टर्म मतलब बीच में, साल के बीच में। ठीक है, मिड टर्म जैसे होते हैं हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में मिड टर्म्स होते हैं ना, हाफ ईयरली एग्जाम्स पे से ही साल के बीच में जो फोरकास्ट है, सच एज दोज बाय आईएमएफ, जैसे कि जो आईएमएफ द्वारा किए जाते हैं, एक्सपेक्ट द मोमेंटम टू कंटिन्यू। एक्सपेक्ट करना मतलब उम्मीद करना, मोमेंटम मतलब गति। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो गति है वो बनी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी ओवर द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में भी यही गति बनी रहेगी। हाउएवर, कंसर्न ओवर द लैक ऑफ क्वालिटी जॉब्स कंटिन्यूज टू परसिस्ट। लेकिन फिर भी जो अच्छी ग्रोथ मानी जा रही है, आने वाले सालों में भी ग्रोथ अच्छी रहेगी, इसी दर से रहेगी, ये भी माना जा रहा है। लेकिन फिर चिंता की बात ये है कि भाई जो क्वालिटी जॉब्स हैं, क्वालिटी जॉब्स मतलब आप एमबीए किए हुए हैं तो आपको एमबीए लेवल की जॉब मिल जाए, ना कि एमबीए किया हुआ बंदा चपरासी की जॉब के लिए जा रहा है, क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड स्किल्ड लेबर है, वो ऐसी जॉब्स के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और कंपटीशन इस तरीके का हो गया है, तो वो चीज अभी भी अब चल रहा है। ठीक है, वो अभी भी परसिस्ट मतलब बना हुआ है। द रिसेंटली रिलीज्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स, रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में, रिलीज मतलब कुछ चीज सामने आना, पीरियोडिक मतलब जो समय समय पर आती है, तो वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आया है रिसेंटली, provides granular information on the state of the labor market in India। तो granular मतलब बहुत ही in detail, छोटे छोटे टुकड़ों तक की भी उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, छोटे छोटे चंक्स तक की इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है। इसमें स्टेट ऑफ लेबर, जो लेबर मार्केट है हिंदुस्तान में, उसकी क्या स्थिति है उसके ऊपर जानकारी दी गई है। Several trends warrant closer examination। कई सारे ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनमें बहुत ज्यादा हमें बारीकी से, बहुत क्लोज इंस्पेक्शन करने की, एग्जामिनेशन करने की, जांच करने की जरूरत है। फर्स्ट, एट द एग्रीगेट लेवल, सबसे पहले तो जो हम टोटल लेवल की बात करें तो टोटल लेवल पे द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 years and above has risen from 49.8% in 2017 to 18 to 60.1% in 2023-24। बोल रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसके अंदर 15 साल से ऊपर के लोग आते हैं, 15 साल या उससे ऊपर के बच्चे, बुजुर्ग तक आते हैं, वो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, वो 49.8% थी 2017-18 में, जो कि अब 2023-24 में बढ़ के 60.1% हो गई। However, much of this is due to the sharp rise in female participation। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चों को अच्छी जो नौकरियां मिल रही हैं, ज्यादा हमारे बच्चे काम करें, ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि महिलाओं ने पार्टिसिपेशन जो है अपना वो बढ़ा दिया है, महिलाओं को पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, खास तौर पे रूरल एरियाज में, where it has risen from 24.6% to 47.6%। जहां पे रूरल एरियाज कौन हो गए, गांव के इलाके हो गए, तो वहां पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का है वो पहले 24.6% था, जो कि अब बढ़ के 47.6% हो गया है ओवर दिस पीरियड। while a rise in female participation should ideally be welcome।
लेकिन जो एक उछाल आया है फीमेल पार्टिसिपेशन में वो स्वागत करने योग्य है। आम अगर भाषा में बोले, अगर आम दिनों की बात होती तो हम इसको स्वागत करते। सम हैव आर्ग्यूड दैट इट मे बी अ साइन ऑफ डिस्ट्रेस, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि ये डिस्ट्रेस यानी कि समस्या, संकट की एक निशानी हो सकती है कि हमारे घर की महिलाएं जो अभी तक घर के अंदर थी उनको बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, तो ये संकट की निशानी हो सकती है। Women stepping out of the house to augment their household income, augment करना मतलब कि उसको बढ़ाना, तो महिलाओं को भी घर से बाहर निकलना पड़ रहा है अपने घर में इनकम के लिए, संसाधन जुटाने के लिए। अपने घर में अगर उनके हस्बैंड की 15,000 इनकम है तो 5-10 हजार की वो कमा ले तो हमारी टोटल इनकम 25,000 हो जाए, जिससे कि हमारा घर चल पड़े या बच्चों को थोड़ी एजुकेशन अच्छी दे जाए। तो इसलिए उनको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। ठीक है। As per the survey, the share of women engaged in salaried employment has fallen. इसी सर्वे के अनुसार जो महिलाएं सैलरीड इनकम के ऊपर या सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में रहती थी, यानी कि जिनको महीने की तनख्वाह मिलती थी, उनका संख्या कम हो गई है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, तो वो बेसिकली या तो दिहाड़ी मजदूरी या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। सैलरीड इनकम वाली जो महिलाएं हैं उनका शेयर यहाँ पे कम हुआ है। मोर आर नाउ एंगेज्ड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं जो है अब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही हैं। Across the country, the share of women who are self-employed has risen from 51.9% in 2017 to 18 to 67.4% in 2023-24. तो ये वही बता रहे हैं कि महिलाएं जो है सैलरीड इनकम से बाहर आके अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ गई हैं। देश भर में जो सेल्फ एम्प्लॉयड महिलाएं हैं उनका संख्या बढ़ के 51.9% थी 2017-18 में, वो अब बढ़ के 67.4% हो गई है 2023-24 में। आइदर एज अनपेड हेल्पर्स इन हाउसहोल्ड एंटरप्राइजेस और एज एन ओन अकाउंट वर्कर, या तो वो अनपेड हेल्पर्स की तरह काम कर रहे हैं घर में, यानी कि अनपेड हेल्पर्स क्या हो गए, हमारी माताएं बहनें जो हो गई, या फिर वो क्या कर रहे हैं, ओन अकाउंट वर्कर्स, खुद से जैसे अपना खर्चा पानी चलाने वाला जो काम है वैसा कर रहे हैं। दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स मतलब विकल्प नहीं है। सेकेंड, a large section of the labor force continues to be employed in informal firms. दूसरा बात ये कि एक बहुत बड़ा तबका हमारी लेबर फोर्स का आज भी इनफॉर्मल सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है। इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या हो गए, जहां पे कंपनीज की जीएसटी वगैरह नहीं है, या जीएसटी है भी तो वो टैक्स वगैरह नहीं भरते, या फिर टैक्स भरते भी हैं तो उनके टीडीएस वगैरह नहीं कटते। ठीक है, तो ये हो गए इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे कि सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम कर रहे हैं लोग, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर है। राइट। द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन informal enterprises, proprietary and partnerships stood at 73.2% in 2023-24. तो बोल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप किसी भी फर्म में काम करता है तो उसमें अगर वो अनस्किल्ड मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज है तो उसका आंकड़ा कितना था, 73.2% रहा 2023-24 में, while it has fallen marginally from 74.3% इन 2022-23 बोल रहे हैं। हालांकि 2022-23 की अगर बात करें तो तब इससे कंपैरिजन में थोड़ा सा गिरा है, क्योंकि 2022-23 में ये आंकड़ा 74.3% था और 2023-24 में 73.2% हो गया, तो कम हुआ है ना। It remains higher than the estimate of 68.2% in the 2017-28. लेकिन जो आंकड़े, जो अनुमान 2017-18 में लगाए गए थे कि 68.2% रहेगा, उससे तो ये काफी ज्यादा। ठीक है, हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ है, पर जो अनुमान था उससे काफी ज्यादा। थर्ड, द शेयर ऑफ लेबर फोर्स एंगेज मतलब किसी चीज में शामिल होना। तो जो शेयर, जो नंबर है लेबर फोर्स का जो कि एग्रीकल्चर में एंगेज है, एग्रीकल्चर में शामिल है, कंटिन्यूज टू एज अपवर्ड्स। एज मतलब धीरे धीरे बढ़ना, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ, तो वो धीरे धीरे आगे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। while
that engaged in manufacturing remains almost stagnant. लेकिन जो कोई भी लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो जो आंकड़ा है वो स्टैग्नेंट है, स्थिर है, ठीक है, एक जगह पे खड़ा है, ठहरा हुआ है. In 2017-18, 44.1% of the workers were employed in farm sector. 2017-18 का आंकड़ा बता रहे 44.1% लोग जो हैं वो फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयड थे. बाय 2022-24 लेकिन 2023-24 के बीच में it had risen to 46.1%. ये बढ़कर 46.1% हो गया, underlining the reversal of the trend of the falling share of the farm sector seen over the past decades. जो कि रेखांकित करता है, हाईलाइट करता है, अंडरलाइन करता है, मतलब हाईलाइट करता है, जोर देता है रिवर्सल. रिवर्सल मतलब उलटफेर होना. उस ट्रेंड का उलटफेर हो गया जिसमें कि पिछले कुछ दशकों में जो हमारे किसानी के सेक्टर से लोग बाहर आ रहे थे, उसका शेयर गिर रहा था. तो उससे उल्टा यहाँ पे अब 2023-24 में देखने मिला है कि शेयर बढ़ा है, किसानी में लोग ज्यादा रुचि रख रहे हैं. और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कोरोना. जो कोरोना ने, बिकॉज मेरी खुद की जानकारी में कई सारे ऐसे लोग हैं, आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश, तो वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड है, ठीक है. तो वहां पे कई सारे ऐसे लोग जो कई सालों से अपने खेतों को, जिन्होंने देखा तक नहीं था शक्लें, कई सालों तक से गांव नहीं आए थे, उन लोगों ने भी वापस से फार्मिंग स्टार्ट कर दी. क्योंकि कोरोना टाइम पे जो लॉकडाउन लगा और जब नौकरियां सब बंद हो गई तो लोगों को समझ में आया जमीन की वैल्यू. तो भाई हमारे पास में जमीन है, हम इसमें उगा सकते हैं, तो हम अगर इसमें मेहनत करेंगे तो हम भूखे तो नहीं मरने वाले कम से कम, राइट. तो इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे भी अब इसमें रुचि रख रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. ऑन the other hand, the share of the labor force engaged in manufacturing remains roughly the same. बोल रहे वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो लेबर फोर्स जो मैन्युफैक्चरिंग में रह रही है उसका आंकड़ा ऑलमोस्ट सेम ही है. जैसे कि 11.6% था 2021-22 के लिए और 11.4% रहा 2023-24 के लिए. तो 0.2% का फर्क आया है जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है. Fourth, the unemployment rate 15 years and above has fallen from 6% in 2017-18 to 3.2% in 2023-24. और चौथा जो अहम हिस्सा इसी रिपोर्ट का है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है, यानी कि जो 15 साल और उससे ऊपर के जो लोग अनएम्प्लॉयड है, उसका रेशो भी जो है वो गिरा है, उसका नंबर भी जो गिरा है. पहले 6% था 2017-18 के लिए, अब 3.2% रह गया 2023-24 के लिए. While youth unemployment has fallen from 17.8% in 2017-18 to 10.2% in 2023-24. बोल रहे हैं हालांकि जो युवाओं का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 17.8% था 2017-18 के लिए और 2023-24 में घटकर 10.2% रह गया. इट रिमेन्स हाई, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा है. The unemployment rate is also higher among the more educated, with those with a secondary and above level of education having much higher rates than other. बोल रहे और दूसरा पहलू एक और इसी से जुड़ा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से जुड़ा हुआ ये है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. अनएम्प्लॉयमेंट की दर उन लोगों में ज्यादा है जो ज्यादा पढ़ लिखे हैं, ठीक है, या फिर जिनके पास सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है या उससे ऊपर लेवल की एजुकेशन है, वो लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है. द लेबर मार्केट डेटा रीइंफोर्स करना मतलब मजबूती देना. तो जो लेबर मार्केट का डेटा है वो मजबूती देता है. द की डेवलपमेंट चैलेंज फेसिंग इंडिया, जो हिंदुस्तान मुख्य डेवलपमेंट चैलेंज फेस कर रहा है उसको और ज्यादा मजबूती देता है. ऑफ inadequate creation of more remunerative and productive employment opportunities. और क्या है वो चैलेंज कि भाई हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम अपर्याप्त, inadequate मतलब अपर्याप्त मात्रा में रेम्यूनरेशन मतलब जो हमें को बेनिफिट दे सके, हमारे लिए फायदेमंद हो वैसे, और प्रोडक्टिव मतलब जो एफिशिएंट हो. तो ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाने में हम असफल हुए हैं. हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में ऐसी जॉब्स नहीं है. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी के ऊपर ये जो लेबर मार्केट का डेटा आया है ये इसी बात को और ज्यादा पुख्ता कर देता है, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है.
Addressing this challenge is becoming more difficult with the production process. Addressing करना मतलब समाधान निकालना, तो इस चैलेंज का समाधान निकालना और ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है with the production process becoming more capital intensive, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बनती जा रही है, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अभी जरूरत है. एंड लेबर सेविंग as the India Employment Report 2024 has also noted. और लेबर सेविंग मतलब कि वो लोग लेबर के ऊपर कम खर्चा करेंगे, मशीन्स वगैरह लगा के लेबर के ऊपर कम खर्चा करेंगे. तो ऐसी हमारी प्रक्रिया जो हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन प्रक्रिया होती जा रही है, क्योंकि जैसा कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में कहा गया, दिस इशू शुड बी एट द फोरफ्रंट ऑफ द पॉलिसी एजेंडा. तो ये जो मसला है, फोरफ्रंट मतलब कि एकदम अहम पहलू होना चाहिए, मुख्य केंद्र बिंदु होना चाहिए हमारे पॉलिसी मेकिंग के एजेंडा में. ठीक है, तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? टोन ऑफ द पैसेज ऑप्टिमिस्टिक है. पॉजिटिव कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना. हमारे लेबर मार्केट की रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स या चिंताजनक एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है और उसके बाद में युवा जो है वो बेरोजगार है, या फिर वर्कफोर्स महिलाओं का तो बढ़ रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रेस का संकेत की निशानी है. वो ऐसा नहीं है कि महिलाएं अपनी खुशी से जॉब कर रही हैं, बट टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम या फिर कुछ खर्चा पानी चलाने के लिए वो कर रही हैं. दैट मीन्स कि हमारी स्थिति, इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, लेकिन स्थिति खराब है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ other necessary items. ठीक है, which we earn from our daily, which we earn from our jobs that we are working in. तो इस चीज में परेशानी हो रही है. दैट मीन्स ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है और सरकास्टिक भी नहीं है, मजाकिया भी नहीं है. न्यूट्रल मतलब कि दोनों पक्षों की बातें कह रहा है, ऐसा भी नहीं है. इन्होंने काफी हद तक क्रिटिसाइज करा है, क्रिटिसाइज भी नहीं करा, चिंता जताई है. ठीक है, कि भी चिंताजनक बात है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Why has the female labor force participation rate increased significantly in rural areas? तो गांव के इलाकों में महिलाओं का जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो एकदम से कैसे बढ़ गया? क्या हुआ ऐसा कि वो लोग उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया? तो इसलिए बढ़ा क्योंकि वो घर से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि इकोनॉमी की वजह से जो स्थिति है वो सही नहीं है, लोगों के घर चलाने की स्थिति नहीं है. तो इसलिए महिलाओं को बाहर आना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, ताकि वो घर में थोड़ा योगदान दे सके या घर चलाने में सक्षम हो पाए. विमेन आर नाउ रिसीविंग मोर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं महिलाओं को, वो आज अचानक से थोड़ी मिलने लगी, उसमें भी कई दशकों के एफर्ट्स लगे हैं, राइट. लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं पढ़ लिखने के बावजूद भी जो ट्रेंड्स करंट चल रहे हैं कि मैरिज हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद में हमने बोला ना कि सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है. क्यों? क्योंकि उनको बच्चा संभालना है, उनको फैमिली को टाइम देना है, हस्बैंड को टाइम देना है, तो वो मैनेज नहीं कर पा रही, तो वो उस चीज से पीछे हट गई. लेकिन अब उनको काम करने की भी आदत है और घर को भी चलाने में वो योगदान देना चाहती है, किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं बनना चाहती, तो वो अपना कुछ बिजनेस कर लेंगी. कोई ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, कोई डांस क्लासेस दे रहे हैं, कोई केक वगैरह बना रहे हैं, जैसे कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सैलरीड इनकम वाले स्लैब में नहीं आ रहे. वो जो खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या कह ले अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरीके के काम वो कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है. देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन सैलरीड एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन. इसमें तो गिरावट आई है ना, तो ये भी इनकरेक्ट है. Women are stepping out to contribute to household income due to economic distress. बिल्कुल करेक्ट है कि महिलाएं जो बाहर आ रही हैं, खासतौर पर रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, तो उसका एक इशारा ये भी हो सकता है कि ये हमारे देश की इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को दर्शाता है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What can be inferred about the nature of employment in India based on the passage? कि पैसेज के अनुसार हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट का नेचर कैसा है? तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जिस तरीके की आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जरूरी नहीं है आपको उस तरीके की जॉब मिल जाए. ठीक है, तो जो बैलेंस है वो यहाँ पे
बिगड़ता हुआ दिख रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, लो क्वालिटी जॉब्स की तरफ अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मूविंग टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो स्टैग्नेंट बताया ना, ठहरा हुआ बताया कि उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज रुक गई हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। The rise in female participation is largely due to an increase in salaried position in rural areas. ये भी इनकरेक्ट है। गांव के इलाकों में ऐसा तो है नहीं कि कोई फैक्ट्री वगैरह लगी जा रही है और वो लोग फिर काम कर रहे हैं इसलिए कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। वो लोग खुद के ही कुछ काम कर रहे हैं ना, लेकिन उनका काम करने का उद्देश्य क्या है कि घर में कुछ हेल्प हो जाए। A significant proportion of the workforce is engaged in low quality jobs. बिल्कुल करेक्ट है, हमारे देश की जॉब्स के बारे में यही पता चलता है पैसेज के अनुसार कि हम क्वालिटी जॉब्स जनरेट कर पाने में विफल हो रहे हैं या पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी जॉब्स जनरेट कर पाने में विफल हो रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the passage, what percentage of workers were employed in agriculture sector in 2023-24? अब देखो ये कुछ न्यूमेरिकल आंकड़े हैं, इसमें कंफ्यूज ना हो तो आप पीछे अपना पैसेज जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने वापस मुड़ के पैसेज को देखना नहीं है, राइट। तो कहाँ बोला, एग्रीकल्चर में बोला 23-24 के लिए, तो 46.1%। ठीक है, 46.1% यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर। 44.1, 46.1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The phrase at the forefront of the policy agenda in the passage suggests that employment challenges should be forefront, मतलब सबसे आगे। तो यानी कि ये सबसे अहम मसला होना चाहिए, अहम पहलू होना चाहिए, अहम या मुख्य बिंदु होना चाहिए। हमारे जो भी पॉलिसी मेकिंग के एजेंडाज हैं उसके मुख्य बिंदु में क्या होना चाहिए, मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, राइट। केप्ट इन द बैकग्राउंड, कि इसको पीछे रखना चाहिए, इनकरेक्ट है। इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ अदर इश्यूज, की दूसरे इश्यूज को महत्वता देनी चाहिए, इसको थोड़ा पीछे रख सकते हैं या नजरअंदाज कर सकते हैं, इनकरेक्ट है। गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी, की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देनी चाहिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब पैराजंबल का क्वेश्चन है, अ टिपिकली belligerent Israel is pulling out all the stops to inflict damage on Hezbollah in Lebanon. अब टिपिकली belligerent का मतलब है आक्रामक, जो आमतौर पे इजराइल इतना आक्रामक होता है, बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल होता है, एग्रेसिव होता है। इज पुलिंग आउट ऑल स्टॉप्स, पुलिंग आउट ऑल स्टॉप्स मतलब हर एक पॉसिबल कार्य करना, हर एक पॉसिबल जो है उसके बस में जितना भी हो सकता है उतना अपने फोर्स लगाना, या हर एक पॉसिबल चीज करना, किस चीज के लिए, टू इन्फ्लिक्ट मतलब लगाना, डैमेज करना, किसको, हिजबुल्ला को डैमेज करना, जो कि लेबनान में है, उसको डैमेज करने का जो हर एक संभव प्रयास है वो कौन कर रहा है, जो आम तौर पे इजराइल वैसे भी आक्रामक होता है, वो हर संभव प्रयास कर रहा है कि हिजबुल्ला को वहां पे डैमेज करे। He has no qualms about creating a mess that he can't or won't clean up. तो qualms का मतलब होता है चिंता, उसको कोई चिंता नहीं है। qualms मतलब चिंता, तो no qualms मतलब कोई चिंता नहीं है कि जो भी वो मेस, जो भी वो गंदगी फैला रहा है, जो भी वो ट्रबल क्रिएट कर रहा है, जो कि शायद वो नहीं कर पाएगा या फिर साफ नहीं करेगा, या तो साफ करेगा भी नहीं और कर पाएगा भी नहीं, इस बात की उसको कोई चिंता नहीं है, राइट। अब आपसे कुछ गलती हो जाए तो आपको टेंशन होती है कि मैं इसको सुधारूंगा कैसे, आपसे कुछ वास टूट गया तो आपको टेंशन होगी कि यार ये मैं कैसे सुधारूंगा। पर इस बंदे को कोई टेंशन नहीं है कि जो भी वो इतना गड़बड़ी घोटाला कर रहा है, ना तो उसके बस में होगा उसको ठीक करना, ना वो करेगा। तो यहाँ पे ही जो है किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, प्रोनाउन को रेफर कर रहा है, क्योंकि ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन के बाद में आता है, तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, ये तो एलिमिनेट कर दो। जो हमने ए पढ़ा इससे हमें समझ में आ रहा है कि ए के चांसेस हैं ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो, बट हम आगे फिर भी चेक करेंगे। द इंटरनेशनल कम्युनिटी नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम लुक्स हेल्पलेस टू स्टॉप द नो होल्ड्स बार्ड ऑफेंसिव। बोल रहे हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार, लेकिन इस बार फिर से वो एक बार हेल्पलेस महसूस कर रही है, बिल्कुल लाचार महसूस कर रही है कि वो इस नो होल्ड्स बार्ड, यानी कि कोई भी आपने कमी नहीं छोड़नी, कोई भी कसर नहीं छोड़नी, कोई भी यहाँ पे आपने मर्सी नहीं दिखानी, इस तरीके का जो आक्रामक जो चीजें की जा रही हैं, ऑफेंसेस किए जा रहे हैं, दैट हैज किल्ड
हंड्रेड्स ऑफ लेबनीज पीपल इन अ मैटर ऑफ डेज, जिन्होंने कुछ ही दिनों में कई सौ लेबनीज लोगों की मौत का कारण बन गया है, उसको रोक पाने में इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हेल्पलेस महसूस कर रही है। और ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who will address the UN General Assembly in New York today, has told his army to fight on. तो इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि आज यूएन की जनरल असेंबली जो कि न्यूयॉर्क में मीटिंग होनी है उसको एड्रेस करेंगे, उसमें भाषण देंगे। उन्होंने अपनी सेना को कहा है कि तुम डटे रहो, लड़ते रहो, राइट। तो ये डी के बाद में मतलब बी आएगा, यहाँ पे ही किसको रेफर किया गया, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, यानी कि डी के बाद में बी आएगा। डी के बाद में बी ऑप्शन ए में आ रहा है, यहाँ पे बी पहले डी बाद में, यहाँ पे बी पहले डी बाद में, और ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगेन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे S1 और S4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। PQRS में से हमें S2 और S3 स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। The pension system in India has undergone a significant transformation over the years with three major schemes. जो हिंदुस्तान का पेंशन स्कीम है, पेंशन सिस्टम है, उसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं कुछ सालों में, और जिसमें कि मेजरली 3 स्कीम्स थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, और अभी क्या आया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, और एंड द प्रपोज मतलब प्रस्ताव दिया गया है, अभी उसके ऊपर स्वीकृति नहीं हुई है, अभी ये पॉलिसी बनी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी इसके ऊपर प्रस्ताव दे दिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मार्किंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो ये क्या करता है, चिन्हित करता है किसको, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अलग अलग फेजेस, अलग अलग पहलू, अलग अलग चरण आए हैं, उनको डिफाइन करता है। इन दिस कंटेक्स्ट, इससे जुड़ा हुआ, द यूपीएस रिक्वायर्स कंसिडरेबल rectification to ensure that it serves the interest of the retirees effectively. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपीएस जो है उसको बहुत सोच समझ के कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी रिटायर्ड लोग हैं उनके हितों को प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके। तो S1 और S4 स्टेटमेंट से पता चल गया कि ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस यानी कि पेंशन स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ईच स्कीम इम्पैक्ट्स रिटायरीज इन डिफरेंट वेज, तो ये तीनों स्कीम्स की बात करें, ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, ये रिटायर्स को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, विद द ओपीएस ऑफन बीइंग व्यूड एज द मोर सिक्योर सिस्टम कंपेयर टू एनपीएस, और जहां पे ओपीएस को हम ज्यादा सुरक्षित सिस्टम मानते हैं एनपीएस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि एनपीएस में हमारा जो फंड्स हैं वो मार्केट में लगाए जाते हैं, और मार्केट आपको पता है उतार चढ़ाव से भरी हुई है, तो जरूरी नहीं है कि आज हमने अगर प्रॉफिट में वहां पे कुछ लगाया है पैसा तो कल भी हमें प्रॉफिट ही होगा, राइट। विच टाइज रिटायरमेंट फंड्स टू वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस, बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारे रिटायरमेंट फंड्स को मार्केट स्थिति के साथ में जोड़ देती है। तो पी तो ओपीएस यूपीएस से जुड़ा हुआ ही स्टेटमेंट है, यानी कि पी हमारा S2 बन सकता है, राइट। आगे देखते हैं। As the world witnesses a retreat from neoliberal policies, the debate around welfareism is being reignited. अब जैसे जैसे दुनिया जो है नियोलिबरल पॉलिसीज से वापस घर वापसी कर रही है, उससे पीछे हट रही है, तो वेलफेयरिज्म क्या होता है, जन कल्याण, तो उसके ऊपर जो डिबेट है वो फिर से रीइग्नाइट हो गया है, दोबारा से प्रज्वलित हो गया है। अब इससे हमें कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही कि ये हमारे कैसे इस पैसे से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, तो हम आगे देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट earlier issued a directive to officials to deliver the pension of elderly and disabled beneficiaries to their doorstep. अब देखो बात तो इसमें भी पेंशन की हो रही है, लेकिन ये वेलफेयर से जुड़ी हुई पेंशन्स हैं, ठीक है। ये वो पेंशन नहीं है जो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम या जो अभी प्रपोज्ड यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके तहत मिलनी है। ये अलग पेंशन है जो लोगों की मदद के लिए उनको दी जाती है, ठीक है। तो आर तो किसी भी तरीके से यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस से रिलेटेड नहीं है, तो आर आ रहा है ऑप्शन बी में, इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। और देखो यहाँ पे पी नहीं आ रहा, जबकि हमें पता है कि पी भी हमारा एक पार्ट है स्टेटमेंट्स का,
तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचा क्या, या तो पी क्यू और या फिर पी एस। चलिए देखते हैं। नाउ the Panchayat Extension Officer was asked to disperse the old age pension of Dehuri at her home each month. अब पंचायत के एक्सटेंशन ऑफिसर से कहा गया है कि वो देहुरी की जो ओल्ड एज पेंशन है वो उनके घर हर महीने पहुंचा दिया करे। ठीक है, तो ये भी जो अलग से है, तो पेंशन से जुड़ा हुआ है शब्द, इसमें भी पेंशन इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये जो पेंशन है ये ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस से रिलेटेड नहीं है। ये वेलफेयर स्कीम के तहत दी जाने वाली पेंशन है, जो कि यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, यानी कि आर और एस दोनों ही इसका पार्ट नहीं होंगे। आर और एस यहाँ पे है, एलिमिनेट हो गए, यानी कि ऑप्शन ए पी क्यू इज करेक्ट। रोमांटिक पोएट्री इज अ लिटरेरी मूवमेंट, मूवमेंट मतलब आंदोलन, क्रांति तरीके की। तो जो रोमांटिक पोएट्री है वो लिटरेचर की फील्ड में क्रांति है दैट इमर्ज्ड इन द लेट 18th सेंचुरी, जो कि 18th सेंचुरी के अंतिम चरण में उत्पन्न हुई, इमर्ज हुई एंड कंटिन्यूड थ्रू द मिड 19th सेंचुरी, और 19वीं सदी के मध्य तक वो रही। इट इज अ डैश बाय एन एम्फेसिस ऑन इमोशन, इट इज एन एक्सप्रेशन हो सकता है कि वो इमोशंस के ऊपर जोर देते हैं, उसमें जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे इमोशंस के ऊपर जोर दिया जाता है, इमेजिनेशन के ऊपर। और इंडिविजुअलिज्म, अब इंडिविजुअलिज्म क्या है, इंडिविजुअलिज्म ये प्रक्रिया है जिसमें आपके अंतर की बात को बाहर उजागर किया जाता है। ठीक है, आपके मन में क्या फीलिंग चल रही है उसको आप बाहर उजागर करेंगे, वो गया इंडिविजुअलिज्म। रोमांटिक पोएट्स sought to express their innermost thoughts and feelings through their poetry। तो जो भी रोमांटिक पोएट्स थे या हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर के एकदम गहराई में दबे हुए जो थॉट्स हैं, विचार हैं, फीलिंग्स हैं, उनको पोएट्री के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। ऑफन एक्सप्लोरिंग डैश सच एज लव, ब्यूटी एंड मॉर्टैलिटी। यहाँ पे टॉपिक्स हो सकता है, थीम्स हो सकता है, जॉनर्स हो सकता है, कि इस तरीके के जॉनर्स, चाहे लव हो, ब्यूटी हो, मॉर्टैलिटी हो। मॉर्टैलिटी मतलब मृत्यु, जो कोई व्यक्ति अगर मर सकता है तो वो मॉर्टल होगा, जो नहीं मर सकता, कभी अमृत पीकर आया है जैसे वैम्पायर को बोला जाता है, तो वो इमॉर्टल हो गए, राइट। तो यहाँ पे उनके बारे में क्या, इन टॉपिक्स को टच करता है, इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करता है। वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ रोमांटिक पोएट्री इज इट्स यूज ऑफ लैंग्वेज। तो जो रोमांटिक पोएट्री को डेफिनेशन अगर हम देने हो तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, किस भाषा का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, किस तरीके की इमेजरी, इमेजरी मतलब जो चित्रीकरण किया जा रहा है वो किस तरीके का बनाया गया है। टू इवोक पावरफुल इमोशंस इन द रीडर, यानी कि रीडर के अंदर वो एहसास उत्पन्न करने के लिए किस तरीके की चित्रकारिता की गई है। अब चित्रकारिता, पोएट्री में कोई पेंटिंग तो होगी नहीं, लेकिन शब्दों का जाल होगा कि तुम्हारा मुखड़ा चांद सा है, तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि वो उसमें क्या देखना चाह रहा है, उसको कैसे फील कर रहा है, वो चांद को कैसे उसकी ब्यूटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हिरनी जैसी आंखें हैं तो वो आईज को कैसे हिरन की आईज की तरह बता रहा है, यानी कि बहुत ही प्रिटी या तीखी आंखें होंगी। Many romantic poets, such as William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, dash that poetry should be written in the language of common people। बहुत सारे रोमांटिक पोएट्स जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ या सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, उनका मानना है, कंसिडर हो सकता है या बताने की बात की जा सकती, वो मानते थे कि जो पोएट्री है वो ऐसे शब्दों में लिखी जानी चाहिए, ऐसी भाषा में लिखी जानी चाहिए जो आम जनमानस को समझ में आए, रादर दैन इन द लॉफ्टी फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। लॉफ्टी मतलब भारी भरकम शब्द, जो पास्ट की शब्दावली होती थी, सायर, थाउ, थाउ शल रेस्ट इन पीस, मतलब थाउ मतलब यू होता है, लेकिन फिर भी बोलेंगे थाउ शल रेस्ट इन पीस, यू शल रेस्ट इन पीस कर सकते थे, लेकिन वो बोलेंगे थाउ शल। तो ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, उसमें आम जनमानस को समझ आए, ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। They also incorporated vivid descriptions of the nature and the natural world into their poetry। और इन्होंने बहुत ज्यादा विस्तृत डिस्क्रिप्शन यानी कि व्याख्या करी है, नेचर की व्याख्या करी है या नेचुरल वर्ल्ड में को अपनी पोएट्री में उतारा है। किन्होंने, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज।
यूजिंग इट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। और इन्होंने इसको नेचर को या नेचुरल शब्दों को या नेचुरल दुनिया को कैसे इस्तेमाल किया गया है, उसको इंस्पिरेशन के तौर पे, उसको मोटिवेशन के तौर पे इस्तेमाल किया है, उसको स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक रिन्यूअल के तौर पे इस्तेमाल किया है। डैश important aspect of romantic poetry is its focus on the individual। बोल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, या एन इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि एक जो अच्छा और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पहलू है रोमांटिक पोएट्री का वो ये है कि ये इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के ऊपर जोर देते हैं एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और हर एक व्यक्ति के जो खुद के एक्सपीरियंस होते हैं आप उसको पोएट्री में ढालते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ये ध्यान देते हैं। रोमांटिक पोएट्स believed that each person's experience of the world was unique। रोमांटिक पोएट्स का मानना है कि हर एक व्यक्ति का दुनिया का जो एक्सपीरियंस है, दुनिया के प्रति जो नजरिया है वो यूनिक है, अलग है, एंड वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट है, एंड sought to capture this individuality in their writings। और यही कि आपके अलग एक्सपीरियंसेस हैं, आपने जो महसूस किया वो अलग फीलिंग है, आप उसको अपनी राइटिंग में उतारो, यही वो करना चाहते हैं। कौन करना चाहते हैं? जो रोमांटिक पोएट्स है वो। This led to a greater emphasis on personal expression and introspection in poetry। तो इससे एक बहुत ज्यादा जोर देने की बात कहाँ पर है? हमें आत्मचिंतन, आत्ममंथन और हमारी पोएट्री को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। डैश अ रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द पास्ट। डिस्पाइट हो सकता है, इंस्पाइट हो सकता है कि जो भी ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स थे या फिर पास्ट के जो स्ट्रक्चर्स थे उनको उनके द्वारा रिजेक्ट होने के बावजूद इसमें हमें आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इट इज डैश बाय एम्फेसिस ऑन इमोशन। तो जोर दिया जाता है इमोशंस के ऊपर। तो कैरेक्टराइजिंग यानी कि इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ING फॉर्म तो नहीं आएगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड by an emphasis on emotion, imagination and individualism। Option B is correct। Romantic poets sought to express their innermost thoughts and feelings through their poetry, often exploring dash such as love, beauty and mortality। तो problems हैं love, beauty, mortality, problems तो नहीं है। concerns, चिंताएं हैं, नहीं। arguments, तर्क वितर्क हैं, नहीं। themes हैं, topics हैं, genres हैं, so option D is correct। Many romantic poets such as William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge believed that poetry should be written। तो believe जाएगा, will believe आगे करेंगे, believe, could believe मान सकते हैं, believes मानते हैं, मानते थे। Option A is correct। Dash important aspect of romantic poetry is its focus on individual। एडिशनल मतलब किसी चीज में और कुछ जोड़ रहे हैं हम, तो जोड़ तो नहीं रहे हैं। मोस्टली भी नहीं आएगा, अधिकतर समय। फार्दर मतलब दूर। अनदर मतलब एक और जो इम्पोर्टेंट पहलू है रोमांटिक पोएट्रीज का वो ये है कि इसमें इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया जाता है, और ये माना जाता है कि हर एक का एक्सपीरियंस जो है वो यूनिक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। This led to a greater emphasis on personal experience and introspection in poetry, dash a rejection of traditional poetic forms and structures of the past, as well as मतलब उसके साथ में, whereas यानी कि हालांकि मतलब इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, एक मतलब विपरीत चीज बता रहा है कि ये तो हमने किया जबकि दूसरी तरफ ये हुआ। therefore यानी कि इसलिए, बट मतलब किंतु परंतु, तो यहाँ पे एज वेल एज इसमें क्या होगा, जोर दिया जाएगा पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, एक्सप्रेशंस के ऊपर, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स या स्ट्रक्चर्स हैं उनको नजरअंदाज किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। सो ऑप्शन ए एज वेल एज इज करेक्ट। राजू इज सच अ डैश ऑलवेज प्राइंग इनटू अदर पीपल्स बिजनेस। प्राइंग मतलब ताका झाकी करना, नाक घुसाना। तो राजू अगर दूसरे लोगों के मामले में टांग अड़ाता है, उसमें ज्यादा नोक झोंक करता है, ज्यादा घुसने की कोशिश करता है, दैट मीन्स वो क्या है, पर्की। फर्स्ट है पर्की। पर्की का मतलब होता है दिलेर है, तो दिलेर तो नहीं है, दूसरे के मामले में टांग अड़ाना दिलेरी तो नहीं दिखाता। नोजी मतलब कि बड़ा ही
घुसरा, मतलब वो किसी के दूसरे के मामले में टांग अड़ाने वाला वैसा है, तो ऑप्शन बी नोजी इज करेक्ट। चीकी, चीकी का मतलब होता है बहुत ही अशिष्ट, और स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, तो यहाँ पे ऑप्शन बी नोजी इज करेक्ट। ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन वुड कम द नेक्स्ट लेटर। अब इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है इसको करेक्टली लिखना है, तो उसने अपने पिता से पूछा कि अगली चिट्ठी कब आएगी। व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम, व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। It is his privilege to present all the candidates for ordination to the bishop of the diocese। बोल रहे हैं उसके लिए ये बड़े ही खुशी की बात है, बड़े ही सम्मान की बात है कि वो कैंडिडेट्स प्रेजेंट कर रहा है। किस चीज के लिए? ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें, मतलब जो चर्च होता है ना, क्रिश्चियनिटी उसके चर्च होते हैं, उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि आपको, आप ऐसे समझ लो कि लोअर लेवल से हायर लेवल पे आप आ गए। आप पहले टीचर थे, अब टीचर से आप प्रिंसिपल बन गए, ठीक है। तो टू द बिशप ऑफ द डिसेस, बिशप मतलब कि जो उनके संत होते हैं, डिसेस मतलब कि जो चर्च का गवर्नेंस सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत किसी भी बिशप के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको बिशप ऑफ डायसिस बनाने के लिए जो कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस किया या प्रेजेंट करा, वो करना इनके लिए बड़े सम्मान की बात हो गई। तो यहाँ पे प्रिविलेज की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, PRIVILEGE, प्रिविलेज, सम्मान की बात है। सो ऑप्शन ए की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। स्केप्टिक, स्केप्टिक मतलब दुविधा में, असमंजस में, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरफुल, केयरफुल मतलब होता है एकदम सावधान। बिलीवर, बिलीवर मतलब किसी चीज में विश्वास करना। इनफिडल, इनफिडल मतलब जो संदेहवादी होता है या फिर जो अपने रिलीजन या अपने धर्म से बगावत करता है। एथिस्ट मतलब नास्तिक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिलीवर इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर स्केप्टिक। Planets in our solar system close and big for them to twinkle। कुछ बना नहीं ना स्टेटमेंट, close and big क्या? Planets in our solar system are too close and big, ठीक है। planets है, प्लूरल है तो आर आएगा, इस तो बिल्कुल नहीं आएगा, पता चल गया, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। planets in our solar system very close and big, तो आर कुछ तो यहाँ पे वर्ब आएगा ना, हेल्पिंग वर्ब, तो आर टू क्लोज एंड बिग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वाइट क्यों नहीं आएगा? क्वाइट का मतलब होता है कि काफी मात्रा में, तो काफी क्लोज नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्लोज है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे आप काफी कैसे बता सकते हैं ना कि ये चीज हमारे लिए प्रॉपर डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस है, ये ज्यादा डिस्टेंस है, ये आप कैसे जज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्वाइट के लिए तो आपको जजमेंटल होना पड़ेगा कि भाई हाँ इतना हमारे लिए काफी है, पर्याप्त मात्रा में है, राइट। तो यहाँ पे क्वाइट नहीं आएगा, टू क्लोज एंड बिग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इग्नोर वर्ड का एंटोनिम जिस स्टेटमेंट में मिलता है, हमें वो स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना। अवॉइड फूड्स विच मेक यू सिक, तो अवॉइड मतलब तो इग्नोर करना ही होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए, तो इसका उल्टा चाहिए, तो हमें ऐसे खाने को अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए जिससे कि हम बीमार हो जाएं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ऋतिका रिकग्नाइज्ड कविता इन द गैदरिंग। अब आप मानो कि आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत समय बाद आपको मिला या फिर बहुत अमीर हो गया है, ठीक है। अब वो अमीर होने के बाद में आपको अगर इग्नोर कर दे, यानी कि उसने आपको नजरअंदाज कर दिया, देखा भी नहीं, और वो आपको अपने लाइक नहीं समझता। वहीं आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है और बड़े सालों बाद आपसे मिला और फिर भी उसने आपको पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, इग्नोर नहीं ना किया, रिकॉग्नाइज किया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि रिकॉग्नाइज का मतलब होता है इग्नोर का ऑपोजिट मतलब होता है पहचानना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। If you do hard work, you will have the expected results। expected मतलब जिस चीज की आपको उम्मीद हो, राइट। तो अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको जो पर्याप्त रिजल्ट है वो मिलेंगे ना। रिक्वायर्ड जिसको आपकी जरूरत है, जो जिसकी आपको जरूरत है, तो इनकरेक्ट है, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स तो नहीं आएगा। डिजायर्ड जो हम चाहते हैं, इच्छा करते हैं, वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्रेड एंड बटर,
वो उसकी रोजी रोटी है। रोजी रोटी है मतलब उसके आमदनी का संसाधन है, उसकी बेसिक नीड्स पूरा करने का जरिया है। एन एक्टिविटी यू डू टू गेट हेल्प अदर्स, इनकरेक्ट है। एन एक्टिविटी यू डू टू गेट मनी फॉर बेसिक नीड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The professor did an objective evaluation. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल निष्पक्ष, तो प्रोफेसर ने बिल्कुल निष्पक्ष जानकारी की, जांच की, ठीक है। प्रेजुडाइज्ड, प्रेजुडाइज्ड मतलब जो उसमें बायसनेस हो। अनफेयर, अनफेयर मतलब जो अन्यायपूर्वक हो। अनजस्ट, अगेन अन्यायपूर्वक। और अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब बिना कोई बायसनेस के, बिना कोई पक्षपात के। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Her voice, soft and dash, shrill, flowed effortlessly through the room. उसकी आवाज जो कि बहुत ही सॉफ्ट और क्या थी, श्रिल। अब श्रिल का हमें एंटोनिम लिखना है। श्रिल का मतलब होता है तीखी और बहुत ही तेज और तीखी, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, बहुत ही शानदार, मधुर। पियर्सिंग, पियर्सिंग मतलब कानों को चुभने वाली। नेजल मतलब नाक से बोलने वाली, जैसे कि हिमेश रेशमिया के लिए कहा जाता था कि वो नाक से गाते हैं, राइट, तो वो क्या हो गया, नेजल। मिलाओ, मिलाओ का मतलब होता है मधुर। और क्रॉकी, क्रॉकी मतलब बहुत ही कर्कश भरी गहरी आवाज, जैसे कि सुष्मिता सेन की आवाज है या फिर कबीर सिंह बेदी की आवाज, कबीर बेदी की आवाज है। सो ऑप्शन सी मिलाओ इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। फर्स्ट है एक्यूरेट, एक्यूरेट की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा नायाब होना, किसी चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट होना, तो इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। मेंटेन, मेंटेन की स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट है। मेंटेन का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना, किसी चीज को एक स्थिर चीज जगह पे रखना। इसकी स्पेलिंग होता है MEAINTAIN, ठीक है, मेंटेन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्वेरियम, एक्वेरियम जहाँ पे मछलियां वगैरह रखी जाती हैं, मैनमेड एक पानी का स्रोत, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। Although I have a lot of work to do, I am determined to finish it all by the end of the day so that I can enjoy my weekend not having any imminent due dates. तो बोल रहे हैं कि हालांकि मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी हूँ, बहुत ज्यादा इस वक्त में आत्मविश्वास से भरा हूँ या फिर डिटर्मिनेशन के साथ में अपना सारा काम खत्म करना चाहती हूँ आज शाम तक या आज दिन के अंत तक, ताकि मैं अपना वीकेंड जो है वो बिना कोई डेडलाइन के बारे में सोच सोच के, चिंता करके या निकट डेडलाइन के सोच के बिताऊं। तो इमिनेंट ड्यू डेट्स मतलब जो निकट भविष्य में आपको डेडलाइन मिल रही हुई है उसको। विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका मतलब वही है कि निकट भविष्य में जो आपको कोई डेडलाइन मिली हुई है उसके बारे में बात करके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Last year, art critics praised Animesh as if he were a master, but he turned out to be a pleasure for a short time. बोल रहे हैं कि पिछले साल जो आर्ट क्रिटिक्स हैं, आर्ट के जानकार हैं, उन्होंने अनिमेश की ऐसे तारीफ करी जैसे कि वो कोई मास्टर हो, कोई बहुत बड़ा जानकार हो, लेकिन फिर सामने आया, इट टर्न्ड आउट टू बी मतलब फिर सामने आया कि वो उसने ये काम केवल प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके लिए करेक्ट ईडियम क्या हो सकता है, अ डिश फिट फॉर गॉड्स, इनकरेक्ट है। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, इनकरेक्ट है। अ बुल इन चाइना शॉप, इनकरेक्ट है। अ 9 days वंडर, यानी कि थोड़े समय के लिए ये सुख था, थोड़े समय के लिए उसकी चांदनी थी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।